प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। भारतीय समाज में एक परिचय के पाठ में सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषताएं रह गई थीं। उस पर आज चर्चा करनी है। उसे ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो आपको देखना है कि सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाते हैं तो इस प्रकार के समूहों को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाते हैं तो इस प्रकार के समूहों को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। सामाजिक वर्ग को भलीभांति समझ लेने के पश्चात उसके आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, सामाजिक वर्गों का निर्माण। सामाजिक वर्गों के निर्माण में प्रत्येक समाज में विभिन्न स्थिति रखने वाले वर्ग पाए जाते हैं। स्थितियों के उतार चढ़ाव का क्रम निरंतर चलता रहता है और इसी से विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है। नंबर 2, ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के व्यक्ति अपने को दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से श्रेष्ठ अथवा हीन समझते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग अपने आप को दूसरे वर्गों से उच्च अथवा श्रेष्ठ समझते हैं। नंबर 3, परस्पर निर्भरता। समाज में सभी वर्ग आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते वरन सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न वर्ग आपस में सहयोग करते हैं। नंबर 4, वर्ग चेतना। वर्ग चेतना से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ग इस बात के संबंध में सचेत होता है कि उसके वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की सामाजिक प्रतिष्ठा की तुलना में कैसी है। यह भावना वर्ग के सदस्यों का व्यवहार निश्चित करती है। नंबर 5, सामाजिक संबंध। एक वर्ग के व्यक्ति अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं परंतु अन्य वर्गों से सीमित संबंध रखते हैं। भिन्न भिन्न वर्ग एक दूसरे से सामाजिक दूरी अथवा सीमित सामाजिक संबंधों के आधार पर अलग अलग रहते हैं। योग्यता पर आधारित वर्ग का आधार जन्म नहीं वरन व्यक्ति की योग्यता, जन्म, आयु,
धर्म, लिंग, भेद, शिक्षा, व्यवसाय आदि बातों पर आधारित है। व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपने वर्ग में परिवर्तन ला सकता है। ये प्रकरण था सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषता की, जो हमने आपको बताया है, जिसकी व्याख्या की है। दूसरा आपका इसी लेसन में एक प्रकरण रह गया था, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया। तो इस पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत को परिचित कराया। यद्यपि इस प्रकार भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशीकरण के बढ़ते प्रभुत्व ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता को प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अगुवाई की। इसके बाद एक प्रकरण और इसमें बनता है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद की ओर से एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार संपूर्ण भारत को भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के द्वारा एकीकृत किया गया। औपनिवेशीकरण के दौरान भारत में आधुनिकीकरण की नवीन प्रक्रियाओं के कारण पूंजीवाद तथा पश्चिमीकरण का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान किए गए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शोषण ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना की भावना उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दौरान अपनाए गए कदमों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। इस तरह से आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। और जो ये आपका लेसन है, आपका जो लेसन है भारतीय समाज एक परिचय, ये पूर्णतया समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल आपको प्रेषित करेंगे, जिसे आप अपने नोट्स बुक में फेयर कॉपी में लिखेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप मन लगा करके पढ़ें। आपके पास समय घर पर बहुत ज़्यादा है, हर एक विषय पर ध्यान दें। सभी अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करें, यही आपसे निवेदन है। घर में रहना है, कोरोना से बचना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद।